पूंजी संपत्ति से आय या पूंजीगत लाभों से आय के इस प्रथम भाग में आपका पुनः स्वागत है। सबसे पहले प्रारंभ करेंगे पूंजीगत लाभ क्या होते हैं। व्हाट इज कैपिटल गेन? एज पर सेक्शन 45(1), profits or gains arising on transfer of a capital assets shall be chargeable under the head capital gains। धारा 45 उपधारा 1 के अनुसार लाभ या आय जो किसी पूंजी संपत्ति को हस्तांतरण करने से उत्पन्न होंगे वो पूंजी लाभ शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होंगे। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि किसी भी आय के लिए इस शीर्षक में कर योग्य होने के लिए निम्नलिखित 4 अनिवार्य शर्तों को पूरा किया जाना आवश्यक है। देयर मस्ट बी अ कैपिटल एसेट्स, पूंजी संपत्ति का होना अनिवार्य है। द एसएससी ट्रांसफर्स सच कैपिटल एसेट्स, उस पूंजी संपत्ति का करदाता ने हस्तांतरण किया है। देयर मस्ट बी प्रॉफिट और गेन इंक्लूडिंग नेगेटिव प्रॉफिट और गेन ऑन सच ट्रांसफर, इस पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से आय या लाभ होनी चाहिए। इसमें ऋणात्मक लाभ भी, जिसको हम हानि बोल सकते हैं, सम्मिलित किया जाता है। द ट्रांसफर्ड एसेट्स शुड बी कैपिटल एसेट्स एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, पूंजी संपत्ति हस्तांतरण करते समय पूंजी संपत्ति होनी चाहिए। यानी आयकर अधिनियम के इस शीर्षक का अध्ययन करने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना आवश्यक होगा कि कैपिटल एसेट्स पूंजी संपत्ति क्या होती है। तत्पश्चात हमें यह समझना होगा कि पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण क्या होता है। इसी प्रकार हमें यह समझने की कोशिश करनी होगी कि पूंजी संपत्ति के इस हस्तांतरण पर लाभ अथवा हानि की गणना आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कैसे की जाएगी। और जो चौथा और अंतिम बिंदु है, उसके अनुसार जब संपत्ति का हस्तांतरण किया जाएगा तब वह पूंजी संपत्ति होनी चाहिए। एक छोटे से उदाहरण से आप इसे समझने का प्रयास करें। मान लीजिए आयकर अधिनियम में सोने एवं चांदी के आभूषणों को पूंजी संपत्ति घोषित किया गया है। मैंने मान लीजिए ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अभी इस अध्याय का प्रारंभ किया है और हमें यह जानकारी नहीं है कि किन संपत्तियों को पूंजी संपत्ति कहा जाता है और किन संपत्तियों को पूंजी संपत्ति नहीं कहा जाता। इसलिए मान लीजिए से प्रारंभ कर रहे हैं। एक व्यक्ति के पास में ये आभूषण सोने और चांदी के बने हुए पूंजी संपत्ति के रूप में कई वर्षों से पड़े हुए हैं। किसी गत वर्ष में उसने
सोने चांदी के आभूषणों का व्यापार प्रारंभ कर दिया और अपनी इस पूंजी संपत्ति को व्यापारिक रहतिये में परिवर्तित कर दिया। उसको अपने बिजनेस का स्टॉक बना लिया। और जब इन्हें बिजनेस का स्टॉक बना लिया गया, उसी गत वर्ष में या बिजनेस स्टॉक बनाने के पश्चात उन्हें बेच दिया गया। तो जब इस संपत्ति को बेचा गया, जो कई वर्षों से पूंजी संपत्ति थी, परंतु बेचते समय वह व्यापारिक रहतिया था, न कि पूंजी संपत्ति। अतः इस प्रकार के व्यवहार पर आयकर अधिनियम के प्रावधान अलग नियमों के साथ लागू होंगे। वहाँ पर पूंजी संपत्ति से आय शीर्षक के प्रावधान लागू नहीं होंगे। बेसिस ऑफ चार्ज, कर का आधार। टैक्सेबल इवेंट, कैपिटल गेन shall be taxable in the previous year in which the asset is transferred. कर योग्य घटना तब होगी जिस गत वर्ष में पूंजी संपत्ति को हस्तांतरण करके लाभ या फायदा कमाया गया है। इसका एक अपवाद भी है, एक्सेप्शन। However, in some cases, capital gain is taxable in the previous year in which consideration is received. सामान्यतः कर योग्य घटना उसी वर्ष में मान ली जाएगी जिस वर्ष में संपत्ति को हस्तांतरित किया गया है, चाहे आपको उसका प्रतिफल प्राप्त हुआ हो या न हुआ हो। ए ने बी को अपना एक मकान गत वर्ष 18-19 में बेच दिया, जबकि उसको उस मकान को बेचने का प्रतिफल गत वर्ष 19-20 में प्राप्त हुआ, परंतु कर योग्य घटना 18-19 में घटित हो चुकी है और इसका संबंधित कर निर्धारण वर्ष में कर निर्धारण पूंजीगत आय, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के शीर्षक में कर दिया जाएगा। प्राप्ति का यहाँ पर सामान्यतः कोई अर्थ नहीं होता, परंतु अपवाद स्वरूप हम बात कर रहे हैं कि कभी कभी कुछ परिस्थितियों में जिस गत वर्ष में प्रतिफल प्राप्त होता है, उस वर्ष में कर लगाया जाएगा, न कि उस वर्ष में जिस वर्ष में संपत्ति को हस्तांतरित किया गया था। इसका एग्जाम्पल है कंपल्सरी एक्विजिशन बाय द गवर्नमेंट, डिस्कस्ड लेटर, जिसे बाद में विस्तार से बात करेंगे। यदि कोई संपत्ति सरकार द्वारा अनिवार्यतः अधिग्रहित कर ली जाती है, मान लीजिए सरकार को किसी स्थान पर सड़क का निर्माण करना है, रोड का कंस्ट्रक्शन करना है, उसके लिए उन्होंने कुछ भूमि, भवन जो उस सड़क निर्माण के रास्ते में आते हैं, उनका अनिवार्यतः अधिग्रहण कर लिया और ऐसा अधिग्रहण 18-19 में किया गया। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, सरकारी प्रक्रियाओं में कई बार समय भी लग सकता है। उस भूमि भवन के अधिग्रहण का जो मुआवजा तय किया गया, जो कंपेंसेशन सेटल किया गया, वह 2 साल बाद प्राप्त हुआ, 2020-21 में।
तो क्योंकि इसका भुगतान सरकार को करना था और कर की वसूली भी सरकार करती है, अतः सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि वो भुगतान तो नहीं करे परंतु उस राशि पर कर लगा दे। ऐसी स्थिति के अंदर इस शीर्षक में कर जिस वर्ष प्रतिफल प्राप्त होगा उससे संबंधित कर निर्धारण वर्ष में कर लगाया जाएगा। अब हम एक एक बिंदुओं का विस्तार से अध्ययन करते हैं। इस प्रथम भाग में हम पूंजी संपत्ति के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। उसके पश्चात हस्तांतरण क्या होता है, लाभों की गणना कैसे की जाती है एवं इस अध्याय से संबंधित अन्य बिंदुओं को आने वाले व्याख्यानों में विस्तार से चर्चा करेंगे। आयकर अधिनियम की धारा 2 उपधारा 14 में दी गई व्यवस्था के अनुसार कैपिटल एसेट्स मीन्स any kind of property held by an assessee whether or not in connection with his business or profession, and any securities held by a foreign institutional investor which has invested in such securities in accordance with the regulations made under the Securities and Exchange Board of India Act 1992। पूंजी लाभ की उत्पत्ति पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण पर ही होती है, अतः यह समझ लेना आवश्यक है कि पूंजी संपत्ति क्या है। पूंजी संपत्ति को आयकर अधिनियम की धारा 2 उपधारा 14 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। पूंजी संपत्ति में सभी प्रकार की संपत्तियां सम्मिलित है, चाहे वे करदाता के व्यापार अथवा पेशे से संबंधित हो अथवा न हो। इसमें वे प्रतिभूतियां भी सम्मिलित है जिसे विदेशी विनियोग संस्थान फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भारतीय प्रतिभूति विनिमय मंडल सेबी के नियमानुसार क्रय की है। नोट नंबर 1, कैपिटल एसेट्स में बी मूवेबल और इमूवेबल। पूंजी संपत्ति चल अथवा अचल हो सकती है। टेंजिबल और इंटेंजिबल नोन एज कॉर्पोरियल। Incorporeal. Tangible means furniture, jewelry, etc. Intangible means goodwill, tenancy right, copyright, etc. पूंजी संपत्ति दृश्य और अदृश्य हो सकती है। दृश्य संपत्तियों में फर्नीचर, ज्वेलरी आदि सम्मिलित है। अदृश्य संपत्तियों में ख्याति, किराएदारी अधिकार, कॉपीराइट आदि सम्मिलित है। प्रॉपर्टी इंक्लूड्स एनी राइट और इन रिलेशन टू एन इंडियन कंपनी इंक्लूडिंग राइट्स ऑफ मैनेजमेंट or control or any other rights whatsoever but does not include the following। प्रॉपर्टी यानी संपत्ति में अधिकारों को भी सम्मिलित किया जाता है। भारतीय कंपनी के संबंध में किसी कंपनी को प्रबंध या नियंत्रित करने का अधिकार भी इसी में सम्मिलित है।
और इसी प्रकार कोई भी अन्य प्रकार के अधिकार इसमें सम्मिलित किए जाएंगे, संपत्ति में सम्मिलित किए जाएंगे, परंतु संपत्ति की परिभाषा में निम्नलिखित को, अग्रलिखित को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, निम्नलिखित संपत्तियों के हस्तांतरण से होने वाला लाभ पूंजी लाभ नहीं है, या निम्नलिखित संपत्तियां पूंजी संपत्तियां नहीं हैं, या ऐसा कहें कि इनको छोड़कर बाकी सब पूंजी संपत्तियां हैं। नंबर 1, स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड कंज्यूमेबल स्टोर्स और रॉ मटेरियल हेल्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन, any securities held by a foreign institutional investor which has invested in such securities in accordance with the regulations made under the Securities and Exchange Board of India Act 1992 shall not be treated as stock in trade. Treatment of profit on sale of stock. Such profit shall be taxable under the head income from or gain of business or profession. व्यापार अथवा पेशे से संबंधित सामग्री, उपभोग्य स्टोर्स तथा निर्मित और अर्धनिर्मित माल का स्टॉक। व्यापार अथवा पेशे से संबंधित स्टॉक को पूंजी संपत्ति इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि व्यापारिक स्टॉक के हस्तांतरण से होने वाला लाभ व्यवसाय अथवा पेशे शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होता है। एक बार आपको पुनः याद दिला दें, धारा 2 उपधारा 14 में स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि वे प्रतिभूतियां जिसे विदेशी विनियोग संस्थानों ने भारतीय प्रतिभूति अधिनियम 1992 के अनुसार क्रय की है, भारतीय प्रतिभूति विनिमय मंडल सेबी के नियमानुसार क्रय की है, उन्हें कभी भी व्यापारिक रहतिया नहीं माना जाएगा। वे सदैव पूंजी संपत्तियां होगी। नंबर 2, पर्सनल इफेक्ट, निजी प्रयोग की संपत्तियां। पर्सनल इफेक्ट मीन्स एनी मूवेबल प्रॉपर्टी held for personal use of the assessee or for any dependent member of his family, but excludes the following: निजी प्रयोग की चल संपत्तियां जो व्यक्तिगत उपयोग में आती है उन्हें कभी भी पूंजी संपत्ति नहीं माना जाएगा। जो करदाता या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत निजी प्रयोग में लाई जा रही हो, परंतु इसमें निम्नलिखित को अलग कर दिया गया है, अर्थात निम्नलिखित को जो चल संपत्तियां हैं, व्यक्तिगत प्रयोग की है,
परंतु उन्हें पूंजी संपत्ति माना जाएगा। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं उन संपत्तियों को जिनको पूंजी संपत्ति नहीं माना जाता। इनमें प्रथम अध्ययन किया था व्यापारिक रहते का, और नंबर 2 पर हम अध्ययन कर रहे हैं व्यक्तिगत या निजी प्रयोग की संपत्तियों का। जिस तरह से व्यापारिक रहते में हमने देखा विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा क्रय की गई प्रतिभूतियों को कभी भी व्यापारिक रहते के रूप में नहीं माना जाएगा, उन्हें पूंजी संपत्ति माना जाता है। इसी प्रकार यहाँ भी इन 6 संपत्तियों को जो व्यक्तिगत प्रयोग की होंगी परंतु उन्हें पूंजी संपत्ति माना जाएगा, और इन्हें छोड़कर बाकी सभी निजी प्रयोग की, व्यक्तिगत प्रयोग की चल संपत्तियों को पूंजीगत संपत्ति नहीं माना जाएगा। आयकर अधिनियम के ये प्रावधान बनाते समय मानवीय कोमल भावनाओं तथा संवेदनशीलता का परिचय दिया गया है। अतः पहनने के कपड़े, फर्नीचर, परिवार के सदस्यों की उपभोग की वस्तुएं, घरेलू चल संपत्तियां, बर्तन आदि को पूंजी संपत्ति की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया गया है। घड़ी, टेलीविज़न, स्कूटर, कार, अलमारी, पलंग, रसोई के बर्तन, कुकिंग रेंज, सोफ़ा सेट, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल एवं अनेकों अनेक इसी प्रकार की वस्तुएं, ये सब निजी उपयोग की चल संपत्तियां हैं और इन्हें पूंजी संपत्ति की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया गया है। लेकिन ज्वेलरी यानी जेवर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स और एनी आर्ट ऑफ वर्क, प्राचीन वस्तुओं के संग्रह, चित्रकारी, मूर्तियाँ एवं अन्य कला के कार्य, ये कर निर्धारण वर्ष 2008-9 से पूंजी संपत्ति की परिभाषा में सम्मिलित कर लिए गए हैं। इसलिए व्यक्तिगत प्रयोग के होने के बावजूद जेवर, पुरानी वस्तुओं के संग्रह, जैसे कोई व्यक्ति पुराने सिक्कों को संग्रह करने का शौकीन है और आजकल इन सभी चीज़ों की बहुत कीमत हो गई है, क्रय करते समय और विक्रय करते समय बहुत ज़्यादा लाभ हो जाता है। कई लोग बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकारों की पेंटिंग्स खरीदते हैं और बेचते हैं, उनमें भी पूंजी लाभ हो जाता है। अतः ये व्यक्तिगत प्रयोग की सामग्री चल संपत्ति होने के बावजूद इन्हें आयकर अधिनियम में पूंजी संपत्ति के रूप में सम्मिलित किया जाता है और इनको बेचने पर होने वाले लाभ पर कर लगाया जाएगा। एक व्यक्ति यदि अपने घरेलू बर्तन बेचता है, चाहे लाभ हो अथवा हानि हो, उन्हें पूंजी संपत्ति से को विक्रय से होने वाले लाभ पूंजी लाभ शीर्षक से दूर रखा जाएगा। इस अधिनियम में उन पर कर लगाने का प्रावधान नहीं है। लेकिन यदि एक व्यक्ति द्वारा अपने सोने चांदी के जेवर बेचे जाएंगे तो उन पर आवश्यक रूप से कर लगाया जाएगा। सम इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस, कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को समझ लेते हैं। नंबर 1, एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी and aforesaid assets held for personal use are not personal effect and hence are capital assets। हम बार बार बात कर रहे हैं निजी प्रयोग की चल संपत्ति,
इसका अर्थ है अचल संपत्तियां और उपरोक्त बताई गई 6 संपत्तियों को छोड़कर शेष सभी व्यक्तिगत प्रयोग की संपत्तियां पूंजी संपत्ति की परिभाषा से बाहर है। अब हम इसको इस तरह भी समझ लेते हैं कि अचल संपत्तियां चाहे निजी प्रयोग की हों और ये 6 संपत्तियां जो अभी बताई गई, इन सबको पूंजी संपत्ति माना जाएगा। उदाहरण के लिए a house property, even though used for personal purposes, cannot be treated as personal effect and shall fall within the definition of capital assets. एक मकान संपत्ति जो निजी प्रयोग की होती है, स्वयं के रहने के उपयोग में आ सकती है, लेकिन वह अचल संपत्ति है और अचल संपत्ति को यहाँ पर व्यक्तिगत प्रयोग में आने वाली संपत्ति की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया गया है, अतः यह एक पूंजी संपत्ति है और इस पर कर लगाया जाएगा जब भी इसका हस्तांतरण कर लाभ कमाया जाएगा। इनटेंजिबल एसेट्स डज नॉट हैव पर्सनल इफेक्ट। इसी प्रकार जो अदृश्य संपत्तियां होती है, ख्याति आदि, वो व्यक्तिगत प्रयोग की नहीं होती और उनके हस्तांतरण से होने वाला पूंजी लाभ आयकर अधिनियम में कर योग्य होगा, वो पूंजी संपत्ति होंगे। ज्वेलरी includes ornaments made of gold, silver, platinum, any other precious metal, or any alloy containing one or more of such precious metals. It is immaterial whether or not such ornaments contain any precious or semi-precious stones, and whether or not such ornaments are worked or sewn into any wearing apparel. Precious or semi-precious stones, whether or not set in any furniture, utensil, or other article, or worked or sewn in any wearing apparel. For example, loose diamonds shall be treated as jewelry. जेवर, jewelry, also known as ornaments, इन्हें पूंजी संपत्ति माना जाएगा। जेवर में सोना, चांदी, प्लेटिनम, अन्य किसी मूल्यवान धातु या इसके सम्मिश्रण से बने हुए आभूषण, चाहे उनका कोई मूल्यवान पत्थर जैसे हीरा, नीलम आदि हो अथवा नहीं हो, यदि ये पहनने के वस्त्रों में लगे हों तब भी पूंजी संपत्ति होंगे। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति ने अपने कुर्ते के बटन सोने अथवा चांदी के बनवा लिए। कुर्ता पहनने का कपड़ा होता है। सामान्यतः पूंजी संपत्ति में निजी प्रयोग की चल संपत्ति होने के कारण सम्मिलित नहीं किया जाता, परंतु अगर उसमें सोने अथवा चांदी के बटन लगा दिए जाएं तो वह पूंजी संपत्ति की परिभाषा में सम्मिलित हो जाएगा। मूल्यवान तथा अर्ध मूल्यवान पत्थर, चाहे वे किसी फर्नीचर, बर्तन अथवा अन्य चीज के साथ जुड़े हों अथवा नहीं, किसी पहनने के वस्त्र के साथ मिले हों अथवा नहीं, प्रत्येक परिस्थिति में पूंजी संपत्ति माने जाएंगे। बर्तनों को पूंजी संपत्ति नहीं माना जाता, परंतु सोने चांदी के बर्तन हों तो वे पूंजी संपत्ति होंगे, या किसी बर्तन में हीरे जवाहरात जड़ दिए जाएं तो वह भी पूंजी संपत्ति की परिभाषा में सम्मिलित हो जाएंगे। Treatment of profit on sale of personal effect. Any income on transfer of personal effect shall not be treated as capital gain. Such income is in the nature of capital receipt and hence shall not be taxed under any head.
कोई भी व्यक्तिगत या निजी प्रयोग की संपत्ति बेचने से अगर कोई भी लाभ होता है तो वह इस शीर्षक में कर योग्य नहीं होगा, और क्योंकि उससे होने वाला लाभ प्राप्ति पूंजीगत प्राप्ति होती है और उस पर कर किसी भी शीर्षक में लगाए जाने का कोई प्रावधान नहीं है, अतः आयकर अधिनियम में निजी प्रयोग की चल संपत्तियों पर कर नहीं लगाया जाएगा यदि उनके बेचने पर, हस्तांतरण पर कोई पूंजी लाभ हो। एक व्यक्ति ने 5 लाख रुपए खर्च करके अपने घर के बर्तन, फर्नीचर आदि क्रय किए। कुछ समय पश्चात उसका स्थानांतरण अन्य स्थान पर हो गया और वह उस सामान को ले जाने की स्थिति में नहीं है। तब उसने ये बर्तन और फर्नीचर भाग्यवश, सामान्यतः ऐसा नहीं होता है, 6 लाख रुपए में किसी को बेच दिए। यहाँ पर उसे 1 लाख रुपए का जो लाभ हुआ है वह आयकर अधिनियम में कर योग्य नहीं है, क्योंकि बर्तन, फर्नीचर आदि जो निजी प्रयोग के हैं वे पूंजी संपत्ति नहीं माने जाते और इन पर किसी अन्य शीर्षक में कर लगाने का भी कोई प्रावधान नहीं है। हम अध्ययन कर रहे हैं जिन्हें पूंजी संपत्ति नहीं माना जाता। अब तक हम देख चुके हैं व्यापारिक रहते को पूंजी संपत्ति नहीं माना जाता, निजी प्रयोग की चल संपत्तियों को 6 को छोड़कर पूंजी संपत्ति नहीं माना जाता, निजी प्रयोग की अचल संपत्तियां सदैव पूंजी संपत्ति होगी। अब हम तीसरे स्थान पर देखते हैं एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया। Agricultural land in India is not a capital assets except the following: land which is situated within the jurisdiction of any municipality, whether known as a municipality, municipal corporation, notified area committee, town committee, or by any other name, or cantonment board having population of 10,000 or more, or in any area within the distance measured aerially, population of the municipality or cantonment board, area within the aerial distance from the local limits of such municipality or cantonment board or non-rural area, more than 10,000 but not exceeding 1 lakh up to 2 kilometers, more than 1 lakh but not exceeding 10 lakhs up to 6 kilometers, more than 10 lakh up to 8 kilometers. Some important provisions. Population according to the last preceding census, of which the relevant figures have been published before the first day of the previous year, shall be considered. If such land is not agricultural land, it will be treated as capital assets irrespective of its location. If agricultural land is located outside India, it will be treated as capital assets. Treatment of profit on sale of agricultural land in rural area of India. Profit on sale of agricultural land in rural area shall not be treated as capital assets. Such income is in the nature of capital receipt and hence shall not be taxed under any head. Now we can take a table to understand all the above provisions easily.
population criteria and kilometer criteria. Probably the kilometer criteria are not published, but I will explain you. Up to 10,000 agricultural land not treated as capital assets. If the population of that area is up to 10,000, the agricultural land will never be treated as capital assets. If population exceeds 10,000 but does not exceed 1 lakh, then from that area up to 2 kilometers, agricultural land will not be treated as capital assets, and beyond 2 kilometers, such will be treated as agricultural land. Within 2 kilometers, it will be capital assets. Any area where population is within 1 lakh, 1 to 10 lakhs, means more than 1 lakh but up to 10 lakhs, then within 6 kilometers that will be treated as capital assets, and beyond 6 kilometers such agricultural land shall not be treated as capital assets. If the population is more than 10 lakh, then from the local limits of that area up to 8 kilometers, such will not be treated as, up to 8 kilometers it will be treated as capital assets, and beyond 8 kilometers it will not be treated as capital assets. भारत के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि को पूंजी संपत्ति की परिभाषा से अलग रखा गया है। जिससे ग्रामीण किसान को कृषि भूमि को खरीदने या बेचने की अनावश्यक परेशानी ना हो। लेकिन शहरी क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि को पूंजी संपत्ति माना गया है, और शहरी क्षेत्र की परिभाषा को निर्धारित करने के लिए कुछ मानदंड तय किए गए हैं। वो मानदंड इस प्रकार है। नंबर 1, भारत में स्थित कृषि भूमि यदि 10,000 से कम आबादी वाले स्थान पर है तो वह सदैव कृषि भूमि होगी और उसे पूंजी संपत्ति नहीं माना जाएगा। नंबर 2, भारत में स्थित कृषि भूमि यदि 10,000 अथवा उससे अधिक आबादी जो पिछली जनगणना के आधार पर नगरपालिका, जिन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाए, म्युनिसिपैलिटी, नगरपालिका, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम, नोटिफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, टाउन कमेटी, कंटोनमेंट बोर्ड, किसी भी नाम से बुलाया जाए, 10,000 से अधिक की जनसंख्या वाले क्षेत्र को जो दिए गए प्रावधान हैं उनके अनुसार पूंजी संपत्ति माना जाएगा। और वो प्रावधान इस प्रकार है। नगरपालिका या कंटेनमेंट बोर्ड की स्थानीय सीमा से 2 किलोमीटर के अंदर स्थित हो और उस क्षेत्र की जनसंख्या 10,000 से अधिक है परंतु 1 लाख से अधिक नहीं है, तो उसे पूंजी संपत्ति माना जाएगा। नगरपालिका या कंटेनमेंट बोर्ड की स्थानीय सीमा से 6 किलोमीटर के अंदर स्थित है और उस क्षेत्र की जनसंख्या 1 लाख से अधिक है परंतु 10 लाख से अधिक नहीं है, उसे भी पूंजी संपत्ति माना जाएगा। नगरपालिका या कंटेनमेंट बोर्ड की स्थानीय सीमा से 8 किलोमीटर के अंदर स्थित है और उस क्षेत्र की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, तो भी उसे पूंजी संपत्ति माना जाएगा। जनसंख्या का यहाँ पर अर्थ है जो भी गत वर्ष के प्रथम दिन सरकार द्वारा प्रकाशित की गई
अंतिम जनसंख्या की जनगणना। उन्हीं आंकड़ों को आधार माना जाएगा आयकर अधिनियम में। जैसे वर्तमान में 2011 की जनसंख्या के आंकड़े प्रकाशित किए गए थे, तो उन्हीं को आधार मानकर कृषि भूमि को पूंजी संपत्ति मानेंगे या नहीं, यह निर्धारित किया जाएगा। इसी प्रकार वो भूमि जो कृषि भूमि नहीं है, वो कहीं पर भी स्थित हो, पॉपुलेशन 10,000 तक है या ज़्यादा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वह सदैव पूंजी संपत्ति होगी। इसी प्रकार यदि कोई पूंजी संपत्ति भारत के बाहर है, एग्रीकल्चरल लैंड, कृषि भूमि भारत के बाहर स्थित है, भारत के बाहर स्थित कृषि भूमि सदैव पूंजी संपत्ति होगी। यहाँ पर पुनः स्मरण योग्य है कि भारत के बाहर की कृषि भूमि को हम यहाँ क्यों बात कर रहे हैं। यदि एक निवासी व्यक्ति ने भारत के बाहर कोई कृषि भूमि क्रय कर रखी है और उसको बेचने से उसे कोई पूंजी लाभ होता है, निवासी को दुनिया में किसी भी स्थान पर कोई भी प्रकार का आय या लाभ होता है तो आयकर अधिनियम में कर योग्य होता है। इसलिए कोई भी कृषि भूमि जो विदेश में स्थित है उसे पूंजी संपत्ति माना जाएगा और इस शीर्षक में कर लगाया जाएगा। कृषि भूमि जिसको आयकर अधिनियम में कृषि भूमि मान लिया गया है, उनके हस्तांतरण पर होने वाले पूंजी लाभ को कोई भी प्रकार का कर नहीं लगाया जाएगा। किसी भी शीर्षक में यह कर योग्य नहीं है, लेकिन वो कृषि भूमि जिसे पूंजी संपत्ति माना गया है उस पर अवश्य कर लगाया जाएगा। सारांश रूप में हम एक बार इसे पुनः समझने का प्रयास करें कि किन कृषि भूमियों को आयकर अधिनियम में पूंजी संपत्ति माना जाता है। यदि जनसंख्या 10,000 तक है तो वहाँ पर स्थित कृषि भूमि अन्य भूमि नहीं है, कृषि भूमि होगी और वह पूंजी संपत्ति नहीं होगी। जहाँ जनसंख्या 10,000 से ज़्यादा है परंतु 1 लाख तक है तो उस क्षेत्र की स्थानीय सीमा से 2 किलोमीटर के अंदर अंदर स्थित कृषि भूमि पूंजी संपत्ति होगी और 2 किलोमीटर के बाहर जाने पर स्थित कृषि भूमि को कृषि भूमि माना जाएगा, वह पूंजी संपत्ति नहीं होगी। एक ऐसा स्थान जहाँ की जनसंख्या 1 लाख से अधिक है परंतु 10 लाख तक है, उस स्थान की स्थानीय सीमा से 6 किलोमीटर के अंदर अंदर स्थित कृषि भूमि को पूंजी संपत्ति माना जाएगा और 6 किलोमीटर से भी बाहर हो तो उसे पूंजी संपत्ति नहीं माना जाएगा। यदि जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, कोई ऐसा स्थान है, तो उसकी स्थानीय सीमा से 8 किलोमीटर तक स्थित कृषि भूमि को भी पूंजी संपत्ति माना जाता है, परंतु 8 किलोमीटर के बाहर स्थित संपत्ति को पूंजी संपत्ति नहीं माना जाएगा। और ये सारी बात हमने कृषि भूमि से संबंधित की है। गैर कृषि भूमि सदैव पूंजी संपत्ति होगी, चाहे वो कहीं पर भी स्थित हो। नेक्स्ट आता है गोल्ड बॉन्ड्स। फॉलोइंग गोल्ड बॉन्ड्स इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट आर नॉट कैपिटल एसेट्स। आयकर अधिनियम में विशेष प्रावधान किए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा निर्गमित निम्नलिखित स्वर्ण बॉन्ड्स पूंजी संपत्ति नहीं है। नंबर 1, 6.5%
gold bonds 1977, 7% gold bonds 1980, नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड्स 1980। इसी प्रकार नेक्स्ट स्पेशल बियरर बॉन्ड्स 1991 इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आर नॉट कैपिटल एसेट्स। विशेष धारक बॉन्ड जो 1991 में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए हैं वे भी पूंजी संपत्तियां नहीं है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एसएससी शुड बी द इनिशियल सब्सक्राइबर। इनके लिए आवश्यक नहीं है कि वह जो करदाता है इनका प्रारंभिक सब्सक्राइबर हो, यानी प्रथम प्रतिभूति जिसको निर्गमित की गई उसका धारक हो। वह हस्तांतरण करके क्रय करके भी उनका धारक बन सकता है। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स, स्वर्ण जमा योजना के बॉन्ड्स, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स इशूड अंडर द गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999। स्वर्ण जमा योजना 1999 के अंतर्गत निर्गमित किए गए स्वर्ण जमा बॉन्ड्स और डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स इशूड अंडर द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015। स्वर्ण मुद्रीकरण योजना 2015 के अंतर्गत निर्गमित प्रमाण पत्र नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है आर नॉट कैपिटल एसेट्स, वो भी पूंजी संपत्ति नहीं है। इंटरेस्ट ऑन एफोर्सेड बॉन्ड्स और डिपॉजिट्स आर एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(15) धारा 10 उपधारा 15 के अनुसार इन बॉन्ड्स और डिपॉजिट्स पर प्राप्त होने वाला ब्याज कर से मुक्त है धारा 10 उपधारा 15 में। तो यहाँ पर जो डी, ई और एफ में दिए गए बॉन्ड्स और जमाएं हैं उनको भी पूंजी संपत्ति नहीं माना गया है। कुल मिलाकर पुनः स्मरण योग्य व्यापारिक रहतिया, निजी प्रयोग की समस्त चल संपत्तियां, कृषि भूमि, निर्धारित स्वर्ण बॉन्ड्स, निर्धारित विशेष धारक बॉन्ड्स और सरकार द्वारा अधिसूचित स्वर्ण जमा बॉन्ड्स, इन्हें भी पूंजी संपत्तियां नहीं माना जाता। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर नोट करने लायक है, आउट ऑफ अबव यानी जो उपरोक्त में हमने वर्णित किए हैं, डी में जो 3 बताए गए हैं तीनों, ई में जो स्पेशल बियरर बॉन्ड के बारे में बताया गया है और एफ में जो गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स हैं जो स्वर्ण जमा योजना 1999 के अंतर्गत निर्गमित किए गए हैं। इसका मतलब है डी, ई और एफ में स्वर्ण मुद्रीकरण योजना 2015 को छोड़कर बाकी सब रिडीम हो चुके हैं, उन सब का शोधन हो चुका है, वो सब समाप्त हो गए हैं। देयरफॉर दे आर ऑफ थ्योरेटिकल इम्पोर्टेंस, क्योंकि यदि पूंजी संपत्ति की परिभाषा परीक्षा में पूछ ली जाए तो उनका जवाब देने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इनका अध्ययन करना होता है। व्यवहारिक महत्व इनका समाप्त हो चुका है। देयर इज़ नो यूज़ प्रैक्टिकली, क्योंकि वो अस्तित्व में ही नहीं है, तो उन पर अब कर लगाने की कोई बात नहीं हो सकती। धन्यवाद।